हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड देख लिया था। उसके बाद फिर हमने सातवाहन भी देख लिए थे। अब हमें पढ़ने हैं जो फॉरेन इन्वेजन हमारे कंट्री में हुए 200 BC से 300 सेंचुरी के बीच में, जिसमें इंडो ग्रीक्स हो गए, हमारे सकाज हो गए, पार्थियंस हो गए और कुषाण हो गए। हमें इनका फॉरेन इन्वेजन देखना है। और साथ में फिर जो साउथ इंडिया में हमारी संगम एज हुई, जो 3 हमारी संगम एज मीटिंग्स वगैरह हुई थी, हमें उन सब के बारे में पढ़ना है। और बाद में हम अपने कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे लेक्चर के एंड में। तो सबसे पहले देखना है कि किसका इन्वेजन हुआ था। तो इंडो ग्रीक्स, फिर सकाज, फिर पार्थियंस, फिर कुषाण, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेड किए थे 200 BC से 300 सेंचुरी के बीच में। अब ये जो भी डायनेस्टी थी, हमें उनके फाउंडर देखने की, इंडिया में इनका फाउंडर कौन था। जैसे इंडो ग्रीक के फाउंडर कौन थे, डेमेट्रियस थे इंडिया में। सकाज के कौन थे, मोगा या इनको मेप्स भी बोलते थे। पार्थियंस के कौन थे, गोंडोफेरस थे। और कुषाण के कौन थे, कुषाण के जो अफगानिस्तान में फाउंडर थे वो थे कजूला कैडफाइसिस। अफगानिस्तान में थे ये कजूला कैडफाइसिस। लेकिन इंडिया में फाउंडर कौन था कुषाण डायनेस्टी का, तो जो कजूला कैडफाइसिस के बेटे थे बीमा कैडफाइसिस, तो बीमा कैडफाइसिस थे फाउंडर कुषाण डायनेस्टी के इंडिया में। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते कि आखिर ये लोग आए कहाँ से थे। तो इंडो ग्रीक तो नाम में ही समझ में आ रहा कि ये लोग ग्रीस से थे। सकाज और हमारे जो कुषाण थे ये हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे। कुषाण जो सेंट्रल एशिया में यूची ट्राइब थी वहाँ से थे ये लोग। और पार्थियंस ये ईरान से आए थे। इंडो ग्रीक्स को हमारे कंट्री में यवन बोलते थे। और ये लोग इंडो ग्रीक्स पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे कंट्री में गोल्ड कॉइन्स इशू किया था। जो सकाज थे वो अच्छे हॉर्स राइडर थे और इन्होंने हमारे कंट्री में मॉडर्न कैवलरी को भी इंट्रोड्यूस किया था। पार्थियंस ने क्या किया, इन्होंने जो सकाज थे तक्षशिला साइड में, उनको ओवरथ्रू कर दिया था अराउंड 1st सेंचुरी। और जो पार्थियंस थे वो बुद्धिज्म के फॉलोवर्स थे। कुषाण डायनेस्टी ने क्या किया, इन्होंने सकाज को डिस्प्लेस कर दिया अफगानिस्तान से। और साथ में ये जो ग्रीक्स थे और जो सिक्सटियंस थे, इन लोगों को भी नॉर्थ वेस्ट से डिस्प्लेस कर दिया। अब हमें कुछ कुछ इन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ने हैं। उनकी कुछ कुछ जो कन्क्वेस्ट की हैं वो सब भी थोड़ा देखना है। और कौन सी क्या कैपिटल वगैरह बनाई वो सब भी थोड़ा देखना है। तो सबसे पहले हम अपना इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीक के रूलर कौन थे, डेमेट्रियस थे। इन्होंने इंडो ग्रीक डायनेस्टी को हमारे कंट्री में फाउंड किया था। जो डेमेट्रियस थे वो अफगानिस्तान और पंजाब में इन्वेड कर चुके थे। और इन डेमेट्रियस ने क्या किया, तक्षशिला से 2 कमांडर्स को भेजा। कौन को, अपोलोडोटस को और मीनांडर को। तो अपोलोडोटस ने सिंधित और उज्जैन तक इन्होंने कंक्वेस्ट कर लिया था। और जो मीनांडर थे, इनको मिलिंदा भी बोलते थे, ये हमारे मथुरा तक पहुंच चुके थे। इन्होंने सकाला जो आज के टाइम का सियालकोट है उसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। ये जो मीनांडर या मिलिंडा है, इनकी कोर्ट में एक हेलियोडोरस नाम के एम्बेसडर रहते थे। तो ये हेलियोडोरस को विदिशा, जो बेसनगर था उस टाइम का, जो आज के टाइम का MP में विदिशा है, इनको वहाँ भेजा गया था। वहाँ भेजा गया तो हेलियोडोरस ने क्या किया, वहाँ पे गरुड़ पिलर को इरेक्ट किया। गरुड़ पिलर इन्होंने बना दिया वहाँ पे। और वहाँ पे जाके वैष्णवाइट बन गए, मतलब इन्होंने विष्णु भगवान को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मिलिंद पानो एक बुक है जिसमें मिलिंदा और जो नागार्जुन, जिनको हम नागसेन भी कहते हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके बीच में जो भी बुद्धिस्ट रिलीजन से लेके कोई क्वेश्चंस पूछे थे मिलिंदा ने या मीनंडर ने, तो वो सब इसमें कंपाइल है पाली लैंग्वेज में। तो उस बुक को क्या बोलते हैं, मिलिंद पानो। इस बुक का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, जिसमें मिलिंदा ने क्वेश्चंस पूछे किससे, बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुन या नागसेन से। तो बाद में क्या हुआ कि नागार्जुन के अंडर में मिलिंदा ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लिया था। इंडो ग्रीक्स की एक बात और याद रखना कि इन्होंने गांधार आर्ट को स्टार्ट किया। मतलब गांधार आर्ट जो आई है हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड थी, वो इंडो ग्रीक्स ही लेके आए, इनसे ही इन्फ्लुएंस्ड है वो। सकाज डायनेस्टी या सिक्तियन डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो रुद्रदमन थे। रुद्रदमन के अलावा एक नहापना भी थे, लेकिन नहापना के बारे में कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो रुद्रदमन के बारे में आते हैं। रुद्रदमन के बारे में क्या क्या पूछते हैं, जैसे कि ये पूछते हैं कि जो सुदर्शन लेक थी काठियावाड़ में, उसको रिपेयर किसने करवाया, तो रुद्रदमन ने करवाया। रुद्रदमन ने कहाँ कहाँ रूल किया, इन्होंने सिंध, गुजरात, कोंकण, मालवा, काठियावाड़, इन सब रीजन के ऊपर रूल किया। रुद्रदमन ने सातवाहन जो थे, सातवाहन को इन्होंने 2 बार डिफीट किया। और जो गुजरात और मालवाज के जो सकाज थे, उन्होंने खुद को क्या बोला, सत्रप या छत्रप। अब हमारे एक उज्जैन के लोकल किंग थे, उन्होंने 57 BC के टाइम पे सका के कोई रूलर को इन्होंने डिफीट कर दिया था एक बैटल में। तो उसके बाद से जो उज्जैन के किंग हैं, उन्होंने एक टाइटल लिया किसका, विक्रमादित्य का। और वहीं से उन्होंने विक्रम संवत कैलेंडर भी स्टार्ट कर दिया। तो विक्रम संवत कैलेंडर में 57 BC से स्टार्ट होता है ये कैलेंडर। तो जैसे आज क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। तो अगर पूछा जाएगा कि विक्रम संवत के अकॉर्डिंग इस बार मतलब 2026 कौन सी ईयर होगी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 57 और ऐड करने पड़ेंगे। अब हमें कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कजूला कैडफाइसिस आए थे। इन्होंने क्या किया, जो कुषाण डायनेस्टी है उसको अफगानिस्तान में फाउंड किया, ये अफगानिस्तान के फाउंडर। और बीमा कैडफाइसिस ने कुषाण डायनेस्टी को इंडिया में फाउंड किया। इंडिया में
इंडिया के फाउंडर के पूछेंगे तो बीमा कैडफाइसिस हैं। बीमा कैडफाइसिस ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। इनके गोल्ड कॉइन्स में इमेजेस होती थी, जैसे कि त्रिशूल की, नंदी की और जो शिव जी हैं इनकी इमेजेस होती थी इनके कॉइन्स में। फिर उसके बाद कनिष्क आते हैं। कनिष्क के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़नी है काफ़ी, तो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। इन्होंने 78 से 102 सेंचुरी तक रूल किया। इनके टाइम पे एम्पायर बहुत पीक पे था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर कुषाण डायनेस्टी के वासुदेव थे। ये शैविज्म को फॉलो करते थे, मतलब शिव जी के उपासक थे। कुषाण डायनेस्टी वालों ने अपनी कैपिटल 2 जगह बनाई, मथुरा में और पेशावर में। पेशावर को उस टाइम पे फिरोजपुरा कहते थे और मथुरा को उस टाइम पे देवपुरा कहते थे या देवाकुल कहते थे। देवपुरा नहीं, देवाकुल कहते थे, देवाकुल। कनिष्क के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 78 AD के टाइम पे कनिष्क ने सकाज को डिफीट किया, तो उन्होंने क्या किया, फिर सकायरा कैलेंडर स्टार्ट कर दिया। तो सकायरा कैलेंडर आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो सकायरा कैलेंडर ही है। जैसे आज 2026 चल रही है, तो फिर ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग या सकायरा कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज को इस ईयर 2026 के टाइम पे कौन सी ईयर चल रही है, तो इसमें 78 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये AD में है, तो ये बाद में आया ना, तो इसको हम माइनस करेंगे। जो भी ईयर निकल के आएगी वो सकायरा के अकॉर्डिंग है। कनिष्क के टाइम पीरियड पे जो कुषाण डायनेस्टी थी वो कहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी थी, ये जो हमारा इंदस रीजन था उसके नीचे तक पूरा फैल चुका था, और ये कहाँ तक, मगध ईस्ट साइड में मगध तक ये फैल चुकी थी। कनिष्क आर्ट एंड कल्चर के और संस्कृत लैंग्वेज के पैट्रन थे, मतलब इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को और संस्कृत लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। हाल इनको कनिष्क ने पैट्रोनेज दिया। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई कश्मीर के कुंडल वन में, उसको प्रिसाइड किया था वासुमित्र ने। और कुषाण डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हाईएस्ट ब्यूटी के गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया। और जो कनिष्क थे इनके टाइम पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स थे, उस गोल्ड कॉइन्स में बुद्धा की, ग्रीक के गॉड्स की, हिंदू गॉड्स जैसे कि शिव जी की, इन सब की इमेजेस रहती थी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये रिलीजियस टॉलरेंस बहुत थी इन लोगों में। कनिष्का ने एक मथुरा में टेंपल भी बनवाया था, और वहाँ पे बीमा कैडफाइसिस जो इनके फादर थे, और इन्होंने खुद की, कनिष्क ने खुद की वहाँ पे आइडल रखी है, मतलब मंदिर में 2 लोगों की मूर्ति रख दी, एक तो खुद के पापा की और अपनी खुद की। कनिष्क ने कुछ स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया, जैसे कि अश्वघोष हो गए, चरक हो गए, वासुमित्र और नागार्जुन। चरक जो थे वो फिजिशियन थे, इन्होंने चरक संहिता बुक लिखी है। नागार्जुन जो थे वो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यवाद दी। और जो अश्वघोष है, अश्वघोष ने 2 बुक्स लिखी, एक तो बुद्धाचरित और एक सौंदर्य आनंद। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बुक्स के बारे में कि किसने कौन सी बुक लिखी। अब हमें अपना संगम एज पढ़ना है। संगम एज का टाइम पीरियड क्या था, 300 BC से 300 AC। संगम एज में मेन 3 डायनेस्टी के बीच में कुछ मीटिंग्स वगैरह होते रहते हैं, जैसे एक चोला, चेरा और पांड्या। तो इन तीनों के बीच में बहुत बार वगैरह भी होते रहते थे हमेशा इस टाइम पीरियड के बीच में। और इस टाइम पीरियड में पांड्यन किंग्स के अंडर 3 मीटिंग्स हुई। संगम का मतलब क्या होता है, मीटिंग, गैदरिंग। तो किसकी मीटिंग, किसकी गैदरिंग, लैंड पीपल की, इंटेलेक्चुअल पीपल की। और इन्होंने बहुत सारा तमिल लिटरेचर को कंपाइल किया, बहुत सारी इन्होंने बुक लिखी यहाँ पे तमिल संगम एज में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि संगम का मतलब होता है गैदरिंग या असेंबली ऑफ लैंड पीपल, जहाँ पे इन लोगों ने मिलकर बहुत सारी बुक्स को कंपाइल किया, लिटरेचर बहुत लिखा। जो ये चोला, चेरा, पांड्या इस टाइम पीरियड में थी, ये मौर्यन किंगडम के नेबर्स थे उस टाइम पे। तो इनकी लोकेशन थोड़ा याद रखो कि चोला हमारे तमिलनाडु साइड थे, चेरा हमारे केरला साइड थे, और पांड्या हमारे साउथ तमिलनाडु साइड। ये जो तीनों किंगडम में आपस में एक दूसरे से वॉर पे रहते थे, लड़ते फिरते रहते थे। चोला का जो किंगडम था वो नॉर्थ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साइड था, और इनके जो किंगडम का सिंबल या एम्बलम क्या था, टाइगर था। और इनका यहाँ पे चोला किंगडम में इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन था, पुहार, या जिसको हम कावेरी पट्टनम भी कहते थे। फिर आते चेरा। चेरा को हम केरल पुत्र भी बोलते थे, क्योंकि ये इनका जो लोकेशन है वो केरला साइड ही था। इनकी कैपिटल बांजी या बांजी थी। इनके किंगडम का सिंबल क्या था, एरो था, एरो, वो नहीं था, एरो बस था। इनके किंगडम का इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या था, मुजरिस, जो कि आज के टाइम पे अभी केरला में इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और चेरा में एक फेमस रूलर थे, कौन, सेंगुत्तवन। सेंगुत्तवन एक फेमस चेरा रूलर थे, इनको रेड चेरा भी कहा जाता है। तो ने एक कन्नगी कल्ट की स्टार्टिंग की थी। कन्नगी कल्ट मतलब पत्नी पूजा। तो पत्नी पूजा या कन्नगी कल्ट की स्टार्टिंग किसने की थी, सेंगुत्तवन ने की थी। फिर आते हमारे पांड्या। पांड्या की कैपिटल क्या थी, मदुरई, जो कि साउथ तमिलनाडु साइड है। और इनके किंगडम का सिंबल क्या था, फिश थी। जो पांड्यन किंगडम था वो पर्ल्स के लिए बहुत फेमस था। जो हमारी संगम एज थी उसमें हमारी 3 असेंबलीज हुई, 3 बार मीटिंग्स हुई अच्छे से।
तो हमें पढ़ना पड़ता है कि आखिर जो 3 मीटिंग हुई उसकी लोकेशन क्या थी, कहाँ पे वो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को किसने प्रिसाइड किया, आखिर वो मीटिंग करवाई किसने। तो जो जनरली मीटिंग है वो पांडियंस जो थे उन्होंने ये मीटिंग्स कन्वीन करवाई हैं। इन मीटिंग में हुआ क्या कि तमिल लिटरेचर को लिखा गया, इसलिए हम संगम एज को क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर बोलते हैं। संगम और थर्ड संगम हमारी मदुरई तमिलनाडु में हुई है, और फर्स्ट संगम और सेकंड संगम को जो प्रिसाइड किया है वो संत अगस्त ने किया। संत अगस्त ने फर्स्ट और सेकंड संगम को प्रिसाइड किया है, और थर्ड संगम को प्रिसाइड नक्कीरार ने किया है। थर्ड संगम को प्रिसाइड नक्कीरार ने किया है, और सेकंड संगम की लोकेशन क्या है, कपातपुरम। ये याद रखना बहुत जरूरी है। थर्ड संगम का हम आपको थोड़ा लर्न करवा देते हैं। लोकेशन मदुरई है, प्रिसाइड किसने किया, नक्कीरार ने किया। तो इसको कैसे बोलेंगे, थर्ड संगम में जाने के लिए मना नहीं करते। तो ए में से क्या आ गया, मदुरई, एन से क्या आ गया, नक्कीरार आ गया। जो भी तमिल लिटरेचर लिखा गया इन 3 संगम्स की मीटिंग में, तो उसको हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, एक तो नैरेटिव टेक्स्ट और एक डायडेक्टिक टेक्स्ट। नैरेटिव टेक्स्ट में 18 मेजर वर्क्स होते हैं, और डायडेक्टिक टेक्स्ट में 18 माइनर वर्क्स होते हैं। 18 मेजर वर्क्स को हम बोलते हैं मेल कनक्कू, और 18 जो माइनर वर्क्स हैं उनको बोलते हैं कील कनक्कू। नैरेटिव टेक्स्ट में जनरली क्या दिया जाता है, उसमें स्टोरीज, एपिक्स, इन सब की बातें की जाती हैं। उसमें मेन फीलिंग्स क्या होती है उन टेक्स्ट की, कि उसमें लव मतलब अहम या बेलर या उसको पुरम बोलते हैं, मतलब लव की फीलिंग्स, या तो फिर जो ब्रेवरी, हीरोइक पोएट्री, ये सब उसमें दिखाया जाता है। और जो हमारे डायडेक्टिक टेक्स्ट है इसमें किस चीज़ की बात करते हैं, इसमें मोरल इंस्ट्रक्शंस, एथिकल बातें, ये सब डायडेक्टिक टेक्स्ट में दी जाती है हमारी। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी देखना है। नैरेटिव टेक्स्ट में कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि 8 एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्टू तोगई बोलते हैं। और 10 एडिल्स का मतलब क्या होता है, पोइट्री या जो कविताएं वगैरह होती हैं, प्रोज होते हैं, उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं 10 एडिल्स। तो उसको क्या बोलते हैं, हम पट्टू बोलते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि कलेक्शन ऑफ पोएम जो 8 एंथोलॉजी है उसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसको बोलते हैं एट्टू तोगई। और जो हमारी 10 एडिल्स हैं जिसको पोइट्री या प्रोज बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पट्टू। शिलापादिक्रम, ये नैरेटिव टेक्स्ट में आता है। शिलापादिक्रम का एक्चुअल मीन्स होता है ज्वेल्ड एंकलेट, पायल जो पहनी जाती है वो। तो शिलापादिक्रम को लिखा किसने था, इसके राइटर पूछ लिए जाते हैं, तो इलांगो आदिकल ने लिखा था। तो शिलापादिक्रम में आखिर किस चीज़ की लव स्टोरी, अभी हमने बताया था यहाँ पे लव स्टोरी वगैरह के बारे में बात की जाती है नैरेटिव टेक्स्ट में। तो शिलापादिक्रम में माधवी और कोवलन की लव स्टोरी की कहानी बताई गई है। इसमें क्या होता है, जो माधवी हैं वो डांसर होती हैं एक, तो इसमें जो कोवलन है वो अपनी वाइफ कन्नगी को चीट करते हैं माधवी डांसर के लिए। डायडेक्टिक टेक्स्ट में मेजर इंपोर्टेंट मास्टरपीस क्या हमारा तिरुकुरल को किसने लिखा, थिरुवल्लुवर ने लिखा है। तो इसको क्या बोला जाता है, या तो ये 5th वेदा बोला जाता है, या इसको बोला जाता है कि ये साउथ का वेदा है, वेदा ऑफ द साउथ है। एक और बुक लिखी गई है तोल्कापियम क्या है, ये तमिल ग्रामर से रिलेटेड बुक है। इसमें तमिल लैंग्वेज की जो भी ग्रामर होती है तो उसकी ग्रामर पूरी तोल्कापियम में दी गई हुई है। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन से फॉरेन इन्वेडर ने मॉडर्न कैवलरी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो हमने किसका बताया था आपको, सकाज का, सिक्तियंस का बताया था। नेक्स्ट है कि चरक संहिता किसने लिखी, चरक ने लिखी है, फिजिशियन थे, किसके टाइम पीरियड में, कनिष्का के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है कि मिलिंद पानो जो कि पाली टेक्स्ट में बुक लिखी गई है, इसमें जो किंग मीनांडर हैं और कौन से मौके के बीच के डायलॉग्स लिखे गए हैं। तो किंग मीनांडर ने किससे क्वेश्चन पूछे थे, नागसेन से क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एरो है वो कौन से किंगडम का सिंबल या एम्बलम है। तो किसका था, चेरा। अब इसको कैसे सीख सकते, चेरा मतलब किसी को चीरते हुए निकल जाना। तो चीरते हुए कौन निकलेगा, एरो। जब तीर मारोगे तो चीरते हुए वो चीज़ निकल जाएगी। ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो शिलापादिक्रम है इसको किसने लिखा है। तो शिलापादिक्रम को किसने लिखा है, इलांगो आदिकल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बुक है थिरुवल्लुवर, जिसको हम 5th वेदा या वेदा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, उसको किसने लिखा। तो किसने लिखा, तिरुकुरल ने लिखा। तिरुकुरल ने कौन सी बुक लिखी, थिरुवल्लुवर। यहाँ पे जो अभी हमने आपको पढ़ाया है उसके सारे के सारे आंसर हैं। तो अभी आपका काफ़ी मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है एंशिएंट हिस्ट्री का। अब आपके सिर्फ 4 मेजर टॉपिक बचे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एक तो गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ना है हमें अपना, और एक पढ़ना है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, कौन कौन सी 3 जो डायनेस्टी है उनके बीच में स्ट्रगल होता है, किस चीज़ के लिए होता है, वो सब पढ़ना है। और हमें कुछ अपनी साउथ इंडियन की डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, जैसे कि चोला हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। और कुछ और पढ़ लेंगे जैसे कि पाल डायनेस्टी कहाँ है, क्योंकि पाल डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा था। और फिर एक और हमारा मेन रह जाता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये 3-4 टॉपिक करवाने के बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी PYQs पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, हम सब लेके आएंगे आपके लिए। तो गाइज, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिया करो यार। एटलीस्ट एक लाइक करने से दूसरे लोगों को पता चलेगा कि हाँ, जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो अच्छा लग रहा है सबको, तो वो दूसरे बच्चे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।